हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? कुछ पढ़ा घर पे? याद है सारे एएस? मेरी एक बात समझ लो, मैं डेली बेसिस पे कहता हूं आप लोगों को सभी एएस डेली पढ़ने होते हैं। मतलब आप क्या करो, जो स्टार्टिंग जो करंट में चल रहा है उसको तो ज्यादा पढ़े, लेकिन जो हो चुका उसको डेली आधा घंटा रिवाइज करें। सारे एग्जाम्पल सारे वो पढ़ दे, बस डेली आधा घंटा। एक रूटीन बना लो कि डेली 1-1.5 घंटा हमने सारे एएस पढ़ने हैं। जो 3-4 एएस है सारे रोज पढ़ो। आप ऐसा 15-20 दिन करोगे ना, आप इन एएस के बारे में एक एक चीज की नॉलेज रखोगे, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। हाँ, लेकिन अगर आपने एक बार किया फिर छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा नहीं देखा, फिर भूल जाओगे। ऐसा 15 दिन लगातार करो कि 4 एएस हुए, 5 एएस हुए, 6 एएस हुए, जितने एएस हुए हैं सारे एक बार कॉपी उठाई, सारे एक बार पढ़ने शुरू कर दिए, सारे एक बार सिर्फ पढ़ते चले गए सारे एएस को, सारे उसकी वो एग्जांपल्स पढ़ लिए। एग्जांपल की शॉर्ट समरी बना लो, सारे एग्जांपल की एक छोटी सी पेंसिल के साथ, इस एग्जांपल में ये है, इस एग्जांपल में ये है, इस एग्जांपल में ये है। 2-4 लाइनों की समरी बना दो हर एग्जांपल की, ताकि वो इतना बड़ा पढ़ना ना पड़े। समरी होती तो छोटी सी है कि ये बात हुई थी इसकी, वो तो लिखवाने में इतनी बड़ी बन जाती है। करें शुरू आज का काम। चलो, हमने स्टार्ट किया हुआ था AS7 में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। कुछ ये पढ़ा था मैंने, ये लिखवाने में भी लिखवाया नहीं है, कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी 2 व्यक्ति होते हैं। एएस एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्टर पर होता है। अगर सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए एसएस बनाइए तो एएस 10 लगता है। प्रॉफिट निकालने के तरीके हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, इसमें भी 2 मेथड है। आउटकम आप रिलायबली मेजर कर सकते हो या आउटकम आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। अगर आप मेजर कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट और खर्चे, जो प्रॉफिट जो पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या क्या आता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती है, कॉस्ट में क्या क्या आता है। अगर लॉस हो रहा हो तो प्रूडेंस अप्रोच को फॉलो करते हैं। इफ लॉस तो कौन सी अप्रोच है? प्रूडेंस अप्रोच को फॉलो करते हैं और लॉस के लिए प्रोविजन बनाते हैं। हम इन तरीकों से कौन सा मैचिंग और एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करवा रहे हैं? कौन से कंसेप्ट को? मैचिंग एंड एक्रूअल कंसेप्ट। इसके बाद प्रूडेंस अप्रोच में अगर फ्यूचर के लॉस होने वाले हो तो उसको तभी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आउटकम आप रिलायबली मेजर नहीं कर पा, वो आउटकम रिलायबली मेजर नहीं है, वो मैंने बताया था कि रूल रेगुलेशन चेंज हो गए तो हमें लगता है कि हम आगे काम ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में कॉस्ट इज इक्वल टू रिवेन्यू। ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद मैं आ गया था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे। आपको अमाउंट बतानी है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू और मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताना है। WIP के केस में आपने बताना है कॉस्ट अब तक कितनी कर चुके, प्रॉफिट अब तक कितना कर चुके, रिटेंशन मनी कितनी है, एडवांस कितना रिसीव किया है। आपको बतानी है ग्रोस अमाउंट रिसीवेबल है या पेबल, और ग्रोस अमाउंट कैसे निकालते ये बता दें। अब तो अदर बातें छोटी छोटी बतानी है। छोटी छोटी में 2 तो मैं बता भी चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, लिखवा चुका हूं ना मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 तरह के होते हैं। क्लियर? आज मुझे छोटी छोटी सी बातें करनी है, बहुत थोड़ी सी बातें रह गई हैं। पहले मेरी बात समझो, मैं एक बात समझाता हूं आपको। मुझे एक बात तो, मैंने आपको पढ़ाने का ठेका लिया है या नहीं लिया? मैंने यही तो कहा आप मुझे फीस दो, मैं वो सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। पढ़ाने का ठेका लिया है ना, तो क्या मेरे ऊपर AS7 लग जाएगा? मुझे अपने प्रॉफिट AS7 से निकालने चाहिए? नहीं, मैंने पढ़ाने का ठेका लिया, कंस्ट्रक्शन का थोड़ी ना लिया। इसीलिए मुझे पहले यह पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। ये वाला एस कौन कौन सी चीजों पर लगता है, मैं आपको वही बातें बताने वाला हूं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? लोग सबसे पहले यही पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, ये एस किस पर लगता है। मैं कोशिश करता हूं सारा समझाने के बाद लास्ट में बता दी जाए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है।
एक बात देखो, मेरे पास मुस्कान आई, कहती हमारा घर बना दो। ये नीरज है, तो ये ठेका है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। किसका ठेका है ये? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। अगर आपके पास फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स का ठेका लिया है तभी एएस लगेगा। और समझते हैं, मुस्कान मेरे पास आई, कहती मैं और मेरी बहन इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा ओके। कहती आप एक बिल्डिंग बनाओ। बनाने दो घर है, मतलब साथ साथ में बनाने हैं दो घर, लेकिन सेम डिजाइन के हों, सब कुछ सेम हो। ऐसे बनते हैं ना घर, दो घर होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम बने हुए होते हैं साथ साथ में, वो दो भाइयों के घर होते हैं। कहते हैं दोनों बहनों का घर बनाना है, सेम डिजाइन का होना चाहिए, सेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब मुझे दो घर बनाने हैं, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स विच आर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट। जो इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। आप समझो दो घर बनाने हैं, टेक्नोलॉजी सेम है, डिजाइन सेम है, ये इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। मेरी बात समझ में आएगी? एक तो मुझे किस चीज का ठेका लिया है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑफ सेम डिजाइन एंड सेम टेक्नोलॉजी। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मुस्कान आई मेरे पास, कहती मेरा घर बन रहा है। मैं कहा फिर मुझे क्या बता रही है घर बन रहा है? तो मुझे तो ठेका दिया नहीं तूने बनाने का। कहती मुझे ऐसा लगता है तेरी ना डिजाइनिंग की पावर बड़ी अच्छी है, तू थोड़ी सी जगह में बड़ा अच्छा सा डिजाइन निकलवा देता है। तू सिर्फ एक काम कर, मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस दे दे, बस सर्विस, मतलब आर्किटेक्ट का काम कर दे बस। तू मकान मत बना, सिर्फ आर्किटेक्ट। ये भी A7 में ही आता है। मुझे उसने किस लिए रखा है? फॉर रेंडरिंग सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। मेरी बात समझ में आई? मुझे किस किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एन एसेट्स which are interrelated and interdependent with same design and technology। ऐसे याद होनी चाहिए। for rendering of service directly related to construction, मतलब आर्किटेक्ट रख लिया उसने मुझे। मेरी बात समझ में आ गई? आगे हाँ बच्चे, सिर्फ बाय किया हो ना, फिर नहीं। मुझे बुलाया जाता है साइट पे, बार बार कहा जाता है देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो ठीक है। और बताता हूं, मुस्कान का ना पुराना घर है, कहती है पुराना घर तोड़ दो और नया घर बना लो। मैं कहा मेरे पास नया घर नहीं बनता। ऐसा होता है, जब मैंने अपना घर बनवाया था तो पुराना घर तोड़ने का ठेका किसी और आदमी को दिया था और नया घर बनाने का ठेका किसी और ने लिया था। तो मैंने कहा जो पुराना घर है वो तोड़ना पड़ेगा। कहती ये वाला ठेका नीरज तू ले ले। अब मुझे उसने किस लिए ठेका दिया है? फॉर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। किसने दिया है? फॉर डीकंस्ट्रक्शन। तो कौन कौन से कवर हो गए मेरे पास? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, फॉर construction of group of assets which are interrelated and interdependent with same design and technology, for rendering of service directly related to contract, for deconstruction of assets। अब मुस्कान कह रही है मेरा पुराना घर भी तू तोड़, नया घर भी तू बना। पुराना घर तोड़ और न्यू घर बना दे, दोनों ठेके तेरे पास है।
इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, पुराना तोड़ना नया बनाना, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो किस किस काम के लिए हो गया, जल्दी बोलो। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, for construction of group of assets which are interrelated and interdependent of same design and technology, for rendering of service directly related to construction, for deconstruction of assets, for restoration of assets। इन सब के लिए प्राइस डिसाइड होते हैं, सबके प्राइस अलग अलग डिसाइड होंगे, इन सब की नेगोशिएशन होती है, इसको बोलते हैं स्पेशली नेगोशिएटेड। क्या बोलते हैं? स्पेशली नेगोशिएटेड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली नेगोशिएटेड हो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स के लिए, फॉर ग्रुप ऑफ एसेट्स के लिए जो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है सेम डिजाइन और टेक्नोलॉजी की, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, फॉर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स के लिए, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स के लिए, उन्हें बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बस यही डेफिनेशन है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या आता है। आओ थ्योरी में लिखते हैं। अब स्टार्टिंग में जो थ्योरी छोड़ी थी ना, बिल्कुल फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन लिखेंगे उसमें स्टार्टिंग से। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट specifically negotiated for, आपने उसकी नेगोशिएशन की है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुए आपके, किस किस के लिए? पहला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, और जब और आ जाता है ना तो हर लाइन को पहली लाइन से जोड़ के पढ़ते हैं। मैं आपको लो में पढ़ना सिखाऊंगा, लो में फायदा मिलेगा आपको। अभी देखो कैसे। फोर तो वर्ड आएगा ही नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स दैट इज क्लोजली interrelated or interdependent in terms of their design and technology। for rendering of service directly related to construction, for deconstruction of assets or restoration of assets। लो में पता कैसे पढ़ते हैं लाइनों को? आपको जब भी कभी लाइनें पढ़नी हो एएस में कहीं भी, तो कैसे पढ़ते हैं? ये और वाली लाइनें ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, यहां तक एक लाइन हो गई। अब अगली लाइन को पढ़ने के लिए दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर combination of assets that is closely interrelated or interdependent in terms of their design and technology। तीसरी लाइन को पढ़ने के लिए फिर स्टार्टिंग से, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ
एसेट्स। इतनी सारी लाइनें लिखने की बजाय लोग ऐसे लिखते हैं। आप और वाले पॉइंटों को पढ़ना सीखना, आपको लॉ में और हर जगह मदद मिलेगी कि और वाले पॉइंट तोड़ तोड़ के पढ़ने होते हैं। अगर आप उसे एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कभी लैंग्वेज समझ में आएगी ही नहीं। लैंग्वेज समझने के लिए हमें, अब मैं अगला पॉइंट समझाता हूं, लास्ट पॉइंट है बस इसे एस का लास्ट पॉइंट। मुझे ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके अंदर कई काम करने हैं। जैसे मुझे घर की दीवारें खड़ी करनी है, फिर मुझे उन पे प्लस्तर करना। प्लस्तर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं जो सीमेंट से ऊपर करते हैं? प्लास्टर। ये तो वही वाली बात होगी, प्लास्टर। चलो प्लस्तर करते हैं, जो भी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीमेंट के साथ वो प्लस्तर कर देते हैं, उसके बाद उस पे पेंट वेंट करते हैं। मुझे पूरा ठेका मिला कि घर की दीवारें बनाओ, फिर प्लस्तर करो, फिर पेंट करो। अब वैसे तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसके अंदर 3 काम है। तो क्या मैं इनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट समझ सकता हूं? तीनों को 3 कॉन्ट्रैक्ट समझ सकता हूं। अगर इनमें से सारी शर्तें पूरी हो गई तो आप इन्हें 3 कॉन्ट्रैक्ट ही समझेंगे। शर्त नंबर 1, हर एक का प्राइस अलग अलग डिसाइड हुआ हो। मतलब मैंने कहा घर की दीवारें खड़ी करूंगा 50,000 रुपए, प्लस्तर करूंगा 20,000 रुपए, पेंट करूंगा 10,000 रुपए। मतलब हर एक का सेपरेट प्रपोजल हो और हर एक का सेपरेट नेगोशिएशन हो, प्राइस अलग अलग हो सबका। दूसरी बात, मेरी और मुस्कान की बात चल रही है, मैं कहती दीवारें तो चलो ठीक है 40,000 रुपए में, मैंने कहा प्लस्तर 20,000 रुपए, कहती ना 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 प्लस्तर तो 15,000 रुपए। मैं कह रहने दे, मैं नहीं करता। तो अगर मैं इसकी मनाही कर रहा हूं तो मेरे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम दोनों के पास ऑप्शन है कि हम इनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले। मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात, दोनों के पास ऑप्शन है कि आप रिजेक्ट भी करें, एक्सेप्ट भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर। मतलब आपकी एक्सेप्ट और रिजेक्शन की छुट्टी है आपको। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों अलग अलग नेगोशिएटेड है, दोनों का सारों का प्रपोजल अलग अलग है। और मेरी मर्जी है मैं एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं, सारे प्रपोजल अलग अलग है। अगली बात, कॉन्ट्रैक्टर इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना रिवेन्यू आएगा, अलग से देख पा रहा हूं। इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना रिवेन्यू आएगा, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना रिवेन्यू आएगा। अगर मैं ये अलग अलग कर पा रहा हूं तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग मानूंगा। कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए? अलग अलग मान सकते हैं, सेपरेट नेगोशिएशन हो, रिवेन्यू और कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सेपरेट प्रपोजल हो, मैं रिजेक्ट और एक्सेप्टेंस दोनों के पास पावर हो सेपरेटली। मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्लस्तर को मना कर दूं तो मेरा घर वाला ठेका भी गया, ऐसा ना हो। सारों के अलग अलग प्रपोजल हो तो आप इन्हें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अब मुझे 2 एसेट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्या मैं इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मान सकता हूं? हां बिल्कुल मान सकते हो। अगर प्रपोजल अलग अलग नहीं है, अगर नेगोशिएशन अलग अलग नहीं है, अगर आप रिवेन्यू और कॉस्ट को अलग अलग नहीं देख पा रहे, अगर एक को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरे को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, फिर तो प्रपोजल ही एक है ये। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी फैक्ट्री बना रहे तो फैक्ट्री में लगे हुए पाइप भी आपको लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं लगाता पाइप, कहते रहने दो हम किसी और से कराएंगे। तो ये तो प्रपोजल ही एक बन गया, मुझे पूरा ही काम करके देना पड़ेगा। तो आप 2 से ज्यादा एसेट्स को भी एक प्रपोजल मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप को अलग अलग एसेट्स मिले
तो आप उसे अलग अलग ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ऐसा हो सकता है आपको अलग अलग एसेट्स मिली लेकिन एक ही प्रपोजल है, हाँ या ना, ठीक है। प्राइस इकट्ठा ही डिसाइड हुआ, अलग अलग प्राइस ही नहीं डिसाइड हो रहा। नहीं, हाँ सबका सेम प्राइस का, तो मैंने मान लो एक को मना किया तो दूसरा कह रहा हम भी नहीं बनवाएंगे, तीसरा कह रहा हम भी नहीं बनवाएंगे, फिर तो वो पूरा मेरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मुझे अंसर का ठेका मिला कि मुझे 50 विले बनाने हैं, मैं 2 विले बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बाकी नहीं बनाऊंगा। अंसर का तो बाहर जा, बनाने तो सारे बनाने तो नहीं बनाने। अब मुझे ग्रुप ऑफ एसेट्स बनाने का ठेका मिला है जो सेम टेक्नोलॉजी और डिजाइन की है, लेकिन मैं इंडिविजुअल एक को नहीं ले सकता, मुझे लेना होगा तो पूरा ठेका लेना होगा, नहीं तो नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैसे मुझे ग्रुप ऑफ एसेट्स का मिला हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा। कोई डाउट? आ जाओ इसी बात के ऊपर एग्जांपल करते हैं, यही आखिरी पॉइंट बचा हुआ था, फिर मैं इसे थ्योरी में लिखवा दूंगा, खत्म है। यस, एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है? 50। नीरज लिमिटेड took a contract for construction of industrial complex। जैसे भी शिवा के पास बन रहा है एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बहुत सारी जमीन है, उसमें 50 फैक्ट्रियां 100 फैक्ट्रियां बनेंगी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। नीरज लिमिटेड को ठेका मिला कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसमें मतलब 15, 20, 50 फैक्ट्रियां होंगी, वो सारी बना कर दो, ठीक है। अब इट्स इंक्लूड्स 10 फैक्ट्रीज, मुझे 10 फैक्ट्रियां बनाकर देनी है, ठीक है। ईच यूनिट हैव ए सेपरेट प्रपोजल, मेरे पास हर यूनिट का सेपरेट प्रपोजल है कि ये फैक्ट्री इतने करोड़ की बनेगी, ये इतने करोड़ की बनेगी, ये इतने करोड़, सेपरेट प्रपोजल है। उन्होंने मुझे कहा सेपरेट प्रपोजल, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि आप बनाओ, सेपरेट प्रपोजल है। ईच यूनिट कॉस्ट एंड रिवेन्यू सेपरेट आइडेंटिफाइड, हर एक की कॉस्ट और रिवेन्यू अलग से आइडेंटिफाई हो पा रही है। ईच यूनिट सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर यूनिट की सेपरेट नेगोशिएशन हुई है। Can we assume there are 10 contracts? क्या मैं ये assume कर सकता हूं कि यहां पे 10 कॉन्ट्रैक्ट है? यस, मैं यहां पे assume कर सकता हूं कि यहां पर 10 कॉन्ट्रैक्ट है। सॉल्यूशन, यस देयर इज 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं यहां पे एक लाइन भी लिखता हूं, ईच यूनिट सेपरेटली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, अलग अलग एक्सेप्ट रिजेक्ट की पावर है मेरे पास। अब थ्योरी में इन बातों को लिखते हैं, आ जाओ थ्योरी में लिखते हैं अभी बात। अब ये थ्योरी कहां लिखनी है आपके पास? कितना पेज बचा हुआ है? बीच में बचा हुआ है ना? कितना, एक के आसपास बचा हुआ होगा, बीच में 2 बचे हुए हैं। हाँ, कहां पर? जहां पे आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू किया था स्टार्टिंग से, सबसे पहले लिखा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद लिखा हुआ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वो टाइप कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी, फिर 2 पार्ट, मतलब 2 पार्टी लिखी हुई हैं। 2 पार्टी के बाद क्या लिखा हुआ है आपने? वो जहां 2 पार्टीज लिखी हुई है ना,
उसके नीचे लिखेंगे जहां 2 पार्टीज लिखे। अब नीचे लिखेंगे मतलब यहां पर लिखें सेपरेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। लिखो ए व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर्स ए नंबर ऑफ एसेट्स, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सारी एसेट्स कवर्ड है, देन ईच कॉन्ट्रैक्ट treated each assets treated a separate contract if, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सारी एसेट्स है तो हर एसेट्स को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर, फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट प्रपोजल हैव बीन मेड व्हेन सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड। सेपरेट प्रपोजल है हर एक के लिए। सेकंड, ईच एसेट्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। हर एक की अलग से नेगोशिएशन हुई है। कॉस्ट एंड रिवेन्यू ऑफ ईच एसेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, आप कॉस्ट और रिवेन्यू को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बी पार्ट, a group of contract whether within a single customer or several customers। हमें ग्रुप ऑफ एसेट्स का ठेका बिल है, किसी एक आदमी ने दिया या बहुत सारे आदमियों ने दिया है, ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इफ, आप उसे एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे अगर इनकी नेगोशिएशन एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हुई है। ग्रुप ऑफ एसेट्स negotiation as a single contract। 4 फैक्ट्रियां बनानी थी या एक फैक्ट्री बनानी थी, मुझे उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इतने रुपए मिलेंगे टोटल के, मैं उसे अलग अलग नहीं कर पा रहा। द कॉन्ट्रैक्ट इन ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस, काम लगातार लाइन में चलना है। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, बस हमारे पास एएस खत्म हुआ ये वाला। मुझे इसकी शॉर्ट समरी लिखवानी है आपको। शॉर्ट समरी में मैंने वैसे तो ऊपर बना दिया है, मैं उसी में थोड़ा और ऐड करूंगा, फिर आपको लिखने के लिए बोलूंगा। आप समझो मैं उस शॉर्ट समरी में क्या ऐड करूंगा। एक मैं यहां पर ऐड करूंगा अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग,
क्या लिखूं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग? देखिए कैसे लिखेंगे। अभी आप बाद में बनाना, पहले एक बार देख लो क्या क्या बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशली नेगोशिएटेड, किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, फॉर ग्रुप ऑफ एसेट्स जो इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर सेम डिजाइन और उसके लिए, और फॉर सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड, फॉर डिकंस्ट्रक्शन, फॉर रिस्टोरेशन। आप इसको लाइन में लिख लेना सीधा ही। मतलब आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे स्पेशली नेगोशिएटेड, और फिर यहां पे ऐसे लाइनें बना के लिख दोगे 5। मेरी बात समझ में आ गई? ये लॉन्ग टर्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर होती है, एएस एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्टर पर, स्पेशल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैचिंग और एक्विवल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। ये सब बातें हो गई। फिर ये सब प्रॉफिट वाली बात होगी। अदर में आ गया, अदर में ही आ गया कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन। आप सेपरेशन कब होगी? जब सेपरेट प्रपोजल होगा, सेपरेट नेगोशिएशन होगी, और सेपरेट क्या होगा? कॉस्ट और रिवेन्यू मेजर कर पा रहे हो, और सेपरेटली एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो सकते हैं। और आप इन्हें अलग अलग मानेंगे, वो सेपरेट कॉम्बिनेशन करोगे कब? कहां गया? कॉम्बिनेशन करोगे अगर सेम प्रपोजल हो, ठीक है, वन नेगोशिएशन हो, और कॉन्टिन्यूअस हो। बस आप एक काम करें, इसे नोट कर लें। आपने पीछे भाई लास्ट वाले पेज पर स्मॉल एक बार समरी के रूप में इसको नोट कर ले, ताकि आपको ये सारी बातें याद हो जाए। समरी बना रहे हो ना एएस की, ऐसे बात समरी में बना लें, इसको जल्दी बनाएं, फिर उसके बाद हम नए एएस पे जाएंगे। तभी याद होगा, ये तो याद हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा दोबारा।
बच्चों आप वीडियो को रोक के नोटिंग कर लेना। मैंने एक बार आपको ये सारी दिखा दी है, आप इसकी नोटिंग जरूर कर लेना, वीडियो को रोक के नोटिंग कर लेना।